नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको जनरल साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया कि ऑक्सीजन है, आखिर ऑक्सीजन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं दिए हुए ऑप्शन में ऑक्सीजन जो कि वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक गैस है। अगर गैस ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो हमारे शरीर में हड्डी होती है और दांत होती है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आखिर जो हार्मोन शब्द का नाम किसने रखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया होगा। और अपघटन में क्या होता है? तो जो भोजन का बड़ा बड़ा अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि एंजाइम होता है, उसकी मदद से भोजन का जो अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि उच्च मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है या फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के समान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक है। तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या होता है? तो सैन्यता का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि काफी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है, तो उसको हम सैन्यता कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी शहद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि काफी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आखिर उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन बी रंध्र के माध्यम से करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या फिर फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा टार्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटो में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा? आखिर जो पौधे होते हैं जब उनमें आवश्यकता से अधिक जल हो जाते हैं तो किसके द्वारा वह बाहर निकालते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं बार बार ट्रिक बताया हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि KEDA कीड़ा यह किस में घुलता है? तो यह वसा में घुलता है, यानी कि जो कीड़ा, याद रखिएगा जो कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, वह जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पर रहता है, तो यह कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो आपको बताना कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको आंवला खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है। आखिर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो उसका खून का जो बहना है वह बंद नहीं होता है, लगातार खून बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या होता है। आखिर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक किसको कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए कि आपका कूल्हा घिस जाता है तो उसमें स्टील या फिर कोई पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो कूल्हा है वह फिर से काम करना शुरू कर दे। तो इसी को यहाँ पर आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। तो विटीकल्चर में अंगूरों की खेती किया जाता है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो हम खाते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में किस अंग में पचता है, तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के कितने दांत ऐसे हैं जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 20 दांत जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं। वही जो 12 दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं यानी कि केवल एक बार ही जन्म लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, ऑप्शन बी गाल्जिकाय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो कहाँ पर होती है, तो जबड़ा होता है। तो जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रयोग पूछा गया है तो ऐसे में क्या जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अरस्तु जो है, जो अरस्तु यहाँ पर है वह जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है या फिर फेमस है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का क्या कार्य है। तो पेसमेकर का काम क्या है, तो इसका काम है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है, तो यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड में बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च के। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं टिक करना है क्योंकि जो सटीक आंसर निकलता है वह स्टार्च निकलता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आखिर जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग का नाम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रामस्तिष्क। और प्रामस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम को हम प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क में सबसे अधिक स्थान घेरता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ी कोशिका का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है वह बड़ी कोशिका नहीं होता है, वह लंबी कोशिका होता है, लंबी कोशिका होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी कोशिका पूछा गया है।
तो यहाँ पर बड़ी कोशिका का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र बिल्कुल सही जवाब कर देंगे। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र में टिक लगा देंगे तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो आपको बता दूं कि मादा यानी कि फीमेल में पाया जाता है। और वह क्या है, तो वह है अंडाणु जो कि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका जो कि अंडाणु होता है और फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो जो हमारा शरीर बना होता है उसका अधिकतम हिस्सा किस चीज़ से बना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी से बना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन डी NAD जो कि प्रोटीन नहीं है बल्कि यह कोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम पूछा गया है। और ग्रंथि का मतलब क्या होता है, आखिर ग्रंथि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो हार्मोन का यहाँ पर उत्पादन करता है या फिर उसका स्राव करता है, तो इसको हम ग्रंथि कहेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत, ऑप्शन ए यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतिविधियां होता है उसका नियंत्रण सेरिब्रम करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है, तो कहाँ पर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो ये भी मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कूटपाद के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है और भोजन के पाचन में यहाँ पर सहायता करता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है, तो मनुष्य श्वास में क्या लेता है, तो O2 लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है, और CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन किससे के माध्यम से पहुंचता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण के माध्यम से पहुंचता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो क्या होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा विघटन होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो जो पौधे होते हैं वह भी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो इसका जो मुख्य रूप होता है उसका मुख्य रूप क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सुक्रोज होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो कितना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 120/80 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ड्यूरामीटर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है,
तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रानेद्रिय पाली करता है, ध्रानेद्रिय पाली करता है। और आपको बता दूं कि जो ध्रानेद्रिय पाली होता है वह सूंघने की क्षमता को यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि कोई ऐसा स्मेल है, आखिर स्मेल गंदा है या फिर अच्छा है, तो ध्रानेद्रिय पाली के द्वारा यह तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेरिब्रम है, क्योंकि जो सेरिब्रम होता है वह मनुष्य को सोचने, समझने, विचार करने या फिर उनका याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। कहते हैं ना कि इसका सेरिब्रम बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा तेज है, यह तुरंत याद कर लेता है। तो सेरिब्रम के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का सेरिब्रम अच्छा रहेगा तो वह जल्दी याद कर लेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग पूछा गया है, तो किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जवाब तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेवीरेनस, लेकिन जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो वह अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो जो बोटनी शब्द है जिसमें कि हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा शैवाल का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जो हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो वृक्षों के अध्ययन से संबंध है। और आपको बता दो कि इनमें कौन सा वृक्ष आ जाएगा, तो जिससे कि हम लकड़ी का उत्पादन करते हैं, तो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम बीज का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो पीडोलॉजी होता है इसमें भूमि का अध्ययन करते हैं, भूमि में क्या आ जाएगा, तो मृदा का अध्ययन करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपको इस सवाल का जवाब हमको कमेंट करके बताना है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो देख सकते हैं कि सवाल में पूछा गया है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, आखिर क्या रहना जरूरी है जिससे कि पेड़ का विकास हो पाए, तो आपको इसका जवाब कमेंट करके हमें बताना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।